अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि क्या प्रोजेक्ट इमरान खान के बाद अब प्रोजेक्ट माइनस इमरान खान का आगाज हो चुका है। आज निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की तरफ से भी कहा गया कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी निगरां हुकूमत का मैंडेट नहीं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वफादार इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई पे बतौर सियासी जमात किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई है, तो निगरान हुकूमत कैसे एक ऐसा अमल कर सकती है जो कि गैर कानूनी और गैर आईनी ना ही हमारे मैंडेट में है। वो लोग जो इमरान खान साहब से राहें जुदा कर चुके हैं, वो लोग जो उनके लॉयलिस्ट के तौर पर हैं, वो इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। नाज़रीन, मेरे कप्तान के सियासी मुखालिफिन भी कह रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ सियासत से बाजमात फारिग हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के कुछ लोग गायब और बाकी तायब हो चुके हैं। तो क्या यह समझा जा सकता है कि प्रोजेक्ट इमरान खान आखिरी सांसें ले रहा है? इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की बुनियाद 25 अप्रैल 1996 को रखी, लेकिन 1997 के इंतखाबात में उन्हें कोई नशिस्त न मिल सकी। 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म कर दी और इमरान खान ने उम्मीदें लगा ली कि अब एक अवामी रेला उन्हें इक्तदार की मंजिल तक पहुंचा देगा, लेकिन मंजिल बहुत दूर थी और 2002 के इंतखाबात में इमरान खान को सिर्फ एक नशिस्त मिल सकी। उसके बाद वो कौमी असम्बली में अपोजिशन के साथ रहे और परवेज मुशर्रफ पर तनकीद करते रहे। इमरान खान ने 2008 के इंतखाबात का बॉयकॉट किया, जिसके बाद वो न सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि मुस्लिम लीग नून पर खुलकर तनकीद करने लगे, लेकिन इसके बावजूद सियासी महाज पर उन्हें कोई बड़ी कामयाबी मिलती नजर नहीं आ रही थी। मेरे कप्तान की भरपूर एंट्री 30 अक्टूबर 2011 को मीनार पाकिस्तान के जलसे में करवाई गई, जिसके बाद मीडिया पर कई घंटे की कवरेज मेरे कप्तान को दी जाने लगी। तहरीक इंसाफ के मौजूदा सदर परवेज लाही अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि प्रोजेक्ट इमरान खान पर काम 2010 में शुरू हो चुका था। 2013 के इंतखाबात से 4 माह पहले ही इमरान खान के सियासी कजन डॉक्टर ताहिरुल कादरी अपनी सियासी ताकत दिखाने के लिए कनाडा से मीनार पाकिस्तान पर पहुंच चुके थे। 2013 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत मिली, लेकिन 4 हल्कों में धांधली का बहाना बनाकर इमरान खान की तरफ से एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया और इस्लामाबाद में 126 दिन का धरना दिया गया। धरने में पार्लियामेंट और पीटीवी पर हमला किया गया और वजीर आजम हाउस की तरफ चढ़ दौड़ने का ऐलान भी किया गया। प्रोजेक्ट इमरान खान के नाम पर मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन पार्लियामेंट में मौजूद दूसरी सियासी जमातों ने मिलकर इस साजिश को नाकाम बना दिया। प्रोजेक्ट इमरान खान को कामयाब बनाने के लिए सोशल मीडिया और कौमी मीडिया ने बढ़ चढ़ कर किरदार अदा किया। तहरीक इंसाफ के दूसरे दर्जे के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी भरपूर मीडिया कवरेज दी जाती, जबकि दूसरी जमातों के मरकजी कायद को भी इतनी कवरेज नहीं मिलती थी। इमरान खान के जलसों की कवरेज मीडिया की तरफ से सुबह से शुरू हो जाती, खवातीन की तैयारियों के बारे में खुसूसी रिपोर्ट चलाई जाती थी। सोशल मीडिया पर जलसे को कामयाब बनाने के लिए न सिर्फ ट्रेंड चलाए जाते थे, बल्कि मुखालिफिन की किरदार कशी भी की जाती थी। बनी गाला से लेकर जलसागाह तक इमरान खान के सफर की लम्हा बलम्हा कवरेज की जाती। तहरीक इंसाफ के जलसों के लिए डीजे बट की खिदमत हासिल की जाती, उसको भी मीडिया ने एक सेलिब्रिटी बना दिया। पनामा केस में नवाज शरीफ की नाअहली के बाद बनी गाला में तहरीक इंसाफ का झंडा गले में डालने के लिए कतारें लग गई। ऐसी फिजा बनाई गई कि इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन जाएगी। तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेना इंतहाई मुश्किल बना दिया गया। उस दौर में खलाई मखलूक और महकमा ज़राअत के अल्फाज मुस्लिम लीग नून के अक्सर सियासतदानों की जबान पर थे। इंतखाबात से कबल जनूबी पंजाब के इलेक्टेबल्स को अलग सूबे का दुख सताने लगा। उन्होंने जनूबी पंजाब सूबा महाज बनाया और इस महाज को तहरीक इंसाफ ने जम कर दिया। इंतखाबात वाले दिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से नताइज की तैयारी के लिए बनाया जाने वाला सॉफ्टवेयर RTS बैठ जाता है। इस सॉफ्टवेयर को भी प्रोजेक्ट इमरान खान का वायरस काम नहीं करने देता। विफाक और पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने के लिए बनी गाला में जहाज भर भर कर लाए जाते थे। प्रोजेक्ट इमरान खान ने मार्च 2022 तक अपना उरूज देखा और फिर हवाओं का रुख बदलने लगा और तहरीक अदम एतमाद के जरिए यह प्रोजेक्ट पार्लियामेंट से रुखसत हो गया। यह प्रोजेक्ट 1 साल तक सियासी तौर पर सांस लेता रहा, लेकिन फिर 9 मई का वाकया हुआ, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के लिए हालात यकसर बदल गए। धड़ाधड़ तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई और न सिर्फ जमात छोड़ने का ऐलान किया गया, बल्कि सियासत से ही तौबा कर ली गई। जो लोग बनी गाला में तहरीक इंसाफ के झंडे का मफलर गले में डालने के लिए कतार में खड़े हुए थे, अब वो तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए भी कतार में खड़े हैं। वही जो प्रोजेक्ट इमरान खान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, वो अब 9 मई के वाकयात की मजम्मत करके अपनी सियासत बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। आज साइफर केस में नाअहली की तलवार मेरे कप्तान के सर पर लटक रही है।
उन पर तकरीबन 200 के करीब केसेस दर्ज हो चुके हैं और तहरीक इंसाफ के लोग अगर कोई छोटा सा कन्वेंशन भी करना चाहें तो उनको इजाजत नहीं दी जाती। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के लिए सियासत करना नामुमकिन नहीं तो इंतहाई मुश्किल जरूर हो चुका है। आला अदलिया के एक मोअज़्ज़ज़ जज ने तो हल्के फुल्के अंदाज में ये रिमार्क्स भी दे दिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो किसी और केस में पकड़े जाएंगे। हालात और वाकयात यही बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट इमरान खान अगरचा खत्म नहीं हुआ मगर आखिरी सांसें ले रहा है। मुमकिना तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि 2024 के इंतखाबात चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बगैर ही होंगे। प्रोजेक्ट इमरान खान का मुमकिना मुस्तकबिल क्या है, इस हवाले से हम 10 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, 12 साल कबल प्रोजेक्ट इमरान खान को जिस तरह तेजी से परवान चढ़ाया जा रहा था बिल्कुल उसी तरह उतनी ही तेजी से उसको खत्म करने का फैसला दुरुस्त है। सवाल नंबर 2, आज आसिफ अली जरदारी ने कहा कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम उन्होंने बनवाया लेकिन प्रोजेक्ट माइनस इमरान खान का सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम लीग नून को होता नजर आ रहा है। क्या पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को आसानी से यह फायदा उठाने देगी? सवाल नंबर 3, कल निगरान वजीर आजम ने निजी यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब किया और सवालों के जवाब दिए। नौजवानों के सवाल देखते हुए क्या यह कहा जा सकता है कि नई नस्ल के जहनों से इमरान खान का असर आने वाले 10 बरस में खत्म हो सकेगा? सवाल नंबर 4, क्या इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के इस दौर में कदीम और रवायती अंदाज अपनाकर किसी सियासी पार्टी की मकबूलियत को खत्म किया जा सकता है? सवाल नंबर 5, प्रोजेक्ट इमरान खान अगर खत्म किया गया तो क्या मुआशी तौर पर मखदूज सिस्टम में इतनी सख्त है कि इसके नतीजे में पैदा होने वाला खला पुर किया जा सके? सवाल नंबर 6, भुट्टो साहब का अदालती कत्ल किया गया। माजी में बजोरे कुव्वत बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ को इलेक्शन से बाहर रखा गया। इन सियासी जमातों को वक्ती तौर पर नुकसान भुगतना पड़ा लेकिन ये अगले इलेक्शन में पहले से ज्यादा कुव्वत के साथ सामने आए। क्या माजी के तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ जो आज जेर एताब है कल फिर सियासी उफक पर परवाज करती नजर आएगी? सवाल नंबर 7, 76 वर्षों में आमरीत पर तनकीद तो खूब की जाती रही लेकिन आज तक किसी सियासी जमात ने आमरों का अलायकार बनने से इनकार नहीं किया। क्या ऐसी सूरत में सिर्फ आमरीत पर यकतरफा तनकीद करना दुरुस्त है? सवाल नंबर 8, इमरान खान के इंतखाबात में शरीक न होने से इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल तो उठेगा। क्या इंतखाबात में इमरान खान को माइनस करने से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा या मुल्क मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा? सवाल नंबर 9, तहरीक इंसाफ के लोगों को अगर बल्ले के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ने दिया गया तो क्या तहरीक इंसाफ अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा कर पाएगी? सवाल नंबर 10, अहम सवाल ये नहीं कि तहरीक इंसाफ से कैसे निपटा जाए, बुनियादी सवाल तो ये है कि नौजवान नस्ल के दिल में तहरीक इंसाफ के लिए जो जज्बात भड़काए गए क्या वो जज्बात अब खत्म किए जा सकेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। मुस्लिम लीग नून से उनके सीनियर रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनके सीनियर रहनुमा कादिर खान मंदोखेल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील और उनकी कोर कमेटी के रुकन शुएब शाहीन साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शुएब साहब मैं आपके पास आना चाहूँगा। हमने प्रोजेक्ट इमरान खान के हवाले से तो डिटेल से बात की लेकिन अब लगता है ऐसा ही है कि प्रोजेक्ट माइनस इमरान खान का भी आगाज हो गया है। आज आपकी कानूनी टीम के एक रुकन ने यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान साहब ने ये जिक्र किया है कि जी मुझे स्लो पॉइजन किया जा रहा है और मैं बिल्कुल ठोस हकायक के साथ ये बात कर रहा हूँ कि वाकई मुझे हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि स्लो पॉइजन किया जाए। आप समझते हैं कि ये माइनस इमरान खान प्रोजेक्ट जो है वाकई एक्टिवेट हो चुका है? देखिए मंसूर साहब, बात यह है कि पिछले 76 साल में अगर आप देखें तो जिस तरह की हुकूमतें बनाई, जिस तरह की अखाड़ पछाड़ हुई, मैं बड़ी अदब के साथ और बड़े एहतराम के साथ इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में 3 लीडर्स हैं पाकिस्तान बनने के बाद, सियासी लीडर्स जिन्होंने यहाँ कौम पे बड़े अरसे तक उन्होंने असर डाला है। पहले नंबर पे मैं रखूँगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, उनका खात्मा आपके सामने जिस तरह हुआ। दूसरे नंबर पे आप नवाज शरीफ को रखें, तीसरे नंबर पे आप इमरान खान साहब को रखें, क्योंकि बिलतरतीब ये तरतीब आई है। अगर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखें, अगर इमरान वो अयूब खान के साथ वो कैबिनेट में ना होते या उनके इक़्तिदार के ज़माने में उनकी तरफ से तैयार शुदा लीडर ना बनते तो शायद आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दुनिया यह याद ना कर रही होती, वो कहीं भी ना होते। वहाँ से बड़ा अरसा वज़ीर ख़ारजा भी रहे और बड़ी पोजीशन होल्ड करने के बाद जब उनसे अलग हुए उन्होंने पार्टी बनाई, मकबूल हुए, मगरबी पाकिस्तान ने उनको वेलकम किया। ये अलग बात है कमिश्नर की पाकिस्तान वालों का हक था कि इक़्तिदार मिलता, वो नहीं मिला, खैर उस तफसील में जाए बगैर। लेकिन जिस तरह उन्होंने उसके बाद जंग के बाद उसको संभाला,
फौज को, और उन्होंने अपने वो जंगी कैदी भी छुड़ाए, और उसके बाद जुडिशरी के जरिए उनको मर्डर कर दिया गया। चूंकि जब कोई शख्स मकबूल हो जाता है तो वो, मेरा ख्याल है कि उन लोगों को, ताकतवर लोगों को वो पसंद नहीं आता। आगे हम आते हैं कि फिर इनके मुकाबले में लाने के लिए मुस्लिम लीग का आगाज किया गया। मुस्लिम लीग प्रोजेक्ट था जुनिजो ग्रुप। वो जुनिजो साहब चूंकि इंडिपेंडेंट माइंड के आदमी थे, वो उनको शायद सूट नहीं करते थे, तो फिर उनके वतन से PMLN को पैदा किया गया, और वो नवाज शरीफ साहब को कहा गया ज़ियाउल हक ने कि जनाब मेरी उम्र लग जाए। जनरल जिलानी और वो प्रोजेक्ट ज़ियाउल हक का था, वो आगे आए, फिर IGI बनाई गई, फिर पैसे बांटे गए। वो असगर खान केस आपके सामने है, उस तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब नवाज शरीफ पॉपुलर हो गए तो फिर उसी जगह वो खटकने लग गए। आंख का तारा जो थे वो खटकने लग गए। बिल आखिर परवेज मुशर्रफ वाला हाईजैकिंग केस होता है और वो मार्शल लॉ लग जाता है, और फिर ये डील करके मुल्क से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद फिर वापस आते हैं, जो कुछ भी हुआ। लेकिन इमरान खान के ऊपर ये आप डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगा सकते। उसने पार्टी बनाई, पार्टी बनाने के बाद उसने जिद्दोजहद की, और उस जिद्दोजहद के नतीजे में, मैं ये नहीं डिनाई करता या ये नहीं कहता कि स्टेज पे किसने किसकी मदद की या नहीं की। वो हर जमाने में बगैर कहे भी कुछ चीजें हुआ करती थी और होती रही हैं। लेकिन आज जिस पोजीशन पे इमरान खान खड़ा है, एक बात सिर्फ मैं कहता हूं कि वो एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार नहीं थे। किस जमाने में उन्होंने उसको हेल्प किया होगा, किसी जमाने में नहीं किया होगा। लेकिन आज जिस तरह उसकी पार्टी को क्रश करने की कोशिश हो रही है, ये किसी भी लिहाज से, आज हमारी रियासत, आज 2023 की रियासत है। आज की पाकिस्तानी अवाम, 25 करोड़ अवाम 2023 की है, जहां जिसके पास सोशल मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, और दुनिया की खबरें भी मौजूद हैं, उसके हर घर में हर बंदे के पास मौजूद हैं। लिहाजा आज वो पुराने तरीका वारदात जिसके जरिए आप एक पार्टी को जो क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ना तो रियासत इसकी मुतहम्मिल हो सकती है, ना 25 करोड़ अवाम आपको इस बात की इजाजत देंगे। आज इमरान खान को जिस अंदाज से उसकी पार्टी को क्रश करने की कोशिश हो रही है, इसकी मिसालें पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं मिली। मुझे आप ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ देख लें, या आप परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ देख लें। मुझे सर इजाजत दीजिएगा, मैं पॉइंट आ गया आपका। कादिर खान मंदोखेल साहब, ये सारी गुफ्तगू जो आप सुन रहे हैं, बेसिकली मैं ये नुक्ता इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि कल लम्स के अंदर जो उन बच्चों ने जिस तरह सवालात किए हैं, और निगरान वजीर आजम से जो पॉइंट ब्लैंक किस्म के उन्होंने सवालात किए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरी सोशल मीडिया टीम्स आज ये कह रही हैं कि ये वो शऊर था जिसके बारे में इमरान खान साहब कहते थे कि आप जबानों को बंद नहीं करवा सकेंगे, और उन्होंने खुल के सवाल किए निगरान वजीर आजम से। आप भी यही समझते हैं कि क्या इस तरह अगर माइनस इमरान खान का प्रोजेक्ट परवान चढ़ाया गया तो इसके नुकसान ज्यादा हो सकते हैं? देखिए, पहले तो शोएब शाहीन साहब ने जो तारीख दोहराई, उसमें एक पाकिस्तान क्या एशिया की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत बेनज़ीर भुट्टो शहीद का नाम भूल गए हो कि उन्हें किस तरह जद्दोजहद की है, किस तरह उसको कत्ल किया। के साथ ऐड करता हूं उनको। चलो ऐड कर दे, बहुत शुक्रिया आपकी। अच्छा, दूसरी बात, आपने जो लम्स की बात की, पहला तो सवाल एक बच्ची ने भी किया था और मैं और आप भी कर रहे सवाल कि निगरान आज़म को किस पागल ने बोला कि आप जाओ यूनिवर्सिटी से खिताब करो, कोई आइंस्टाइन हो आप, हो कोई आप गोरबचोव हो, कोई आप ट्रंप हो, आप कौन हो जो आप खिताब कर रहे हो? आए हो अब चंद महीने के लिए, आप जाके यूनिवर्सिटी में ऐसे खिताब करें जैसे पता नहीं पाकिस्तान में क्या इनकलाब लाने की आप कर रहे हो। तो मेरे ख्याल में बच्चों ने सही खिंचाई की उसको, और ये उसका हकदार था। अगर आप उसको ये कहोगे कि तहरीक इंसाफ ने ये शऊर दी है, तो फिर मैं ये भी समझूं कि 9 मई का शऊर भी तो तहरीक इंसाफ ने किया है। ठीक है। और ये गाली गलोच का जो कल्चर है, ये भी तहरीक इंसाफ ने की है। और ये सोशल मीडिया पे जो तूफानी बदतमीजी है, ये भी तहरीक इंसाफ का है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप यूनिवर्सिटी के बच्चों के सवालात को अपने खाते में ले और वो सोशल मीडिया की और वो टॉक शो की। और वैसे कादिर साहब, कथा कलामी की माजरत, आप अनवारुल काकड़ पे तो वजीर आजम साहब पे तो तनकीद कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आपकी जमातों के लीडर में से किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाके इन बच्चों के सवालों के जवाब दें। बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ अली जरदारी साहब कभी गए हैं इस तरह यूनिवर्सिटी? जवाब मिल गया, फिर जवाब मिल गया काकड़ साहब को। नहीं सर, तो बेसिकली डरते हैं ना, फिर ये लीडर डरते हैं कि नहीं असली जाना, अगर हम जाएंगे तो बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी। फिर देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, ऐसी अवल जाने की तो जरूरत नहीं है, और ये बात नहीं है
कि बिलावल साहब नहीं गए, या ये देखो एक इवेंट होता है, यूनिवर्सिटी का कोई कादिर साहब, डिग्री जाने की का जरूरत नहीं तकसीम है, होता है। जाने की नहीं, जरूरत नहीं तकसीम है होता सर। है। ये कौन सा सर एलिमेंट है कि जाने की जरूरत नहीं है? ये कैसे हो सकता है कि आप स्टूडेंट्स को के हवाले से कहें कि जाने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, मैं मेरे जुमला आपने पूरा नहीं जी सुना। जी, मैं बोलिए ये बोलिए। कह रहा हूँ कि इवेंट के ऊपर जाते हैं, जैसा कोई तकसीम में डिग्री का होता है या कोई सालाना होता है, कन्वोकेशन होता है। आप ऐसे ही आके आपने किसी को बोल दिए कि भाई मैं जाके बात करना चाह रहा हूँ, भाई आप कौन हो, आप बात करना चाह रहे हो, बात ये होता है ना। और आपने फिर सारा के सारा जो है ना वो आपने तो बांडा ही फोड़ दिया है। आपसे सवाल किया गया है कि इलेक्शन अगर 90 डेज से ज्यादा होगी, जो कि हो चुकी है, वो गैर आईनी है, तो बोला नहीं है। आपने कहा, आज आपने ये कहा कि वो इमरान खान की जो वफादार है उन्हीं को इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी, तो इसकी जुमले का क्या मतलब? वो जो हम सवाल जवाब करते थे उर्दू का, लुगात का, कि इसका मतलब मैं उल्टा लूं, जो उसका गद्दार हो वही इलेक्शन लड़ सकते हैं, वफादार नहीं लड़ सकते। तो ये बहुत सारी बातें मैं कह रहा हूँ। निगरान एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आते हैं और उनको अपनी टाइम से गर्ज रखना चाहिए। उनको इतनी बढ़ चढ़ के और इस तरह चीजें करके जो अक़वाम मुत्तहिदा में उसने की है, जो सेल्फी खींची है वगैरह वगैरह, तो मैं समझ रहा हूँ निगरान हुकूमत को ये सूट नहीं करती है। इनको सियासत के बजाय और पाकिस्तानी माशरे को सुधारने के बजाय वो एक मुख्तसर टाइम के लिए है, उस पर फोकस कर रहे। और उस फोकस का ये है कि वो इलेक्शन की जल्द से जल्द तैयारी करे। उसने तो कह दिया ना कि इलेक्शन अगर टाइम पे नहीं हो तो गैर आईनी नहीं हुए, तो अब इससे बढ़ के और क्या कहूंगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो ना उस तरफ जा रही है। आपने प्रोजेक्ट इमरान खान की तो बात की है, मगर आपने ये जिक्र नहीं की कि अगला प्रोजेक्ट किसका तैयार हो रहा है, अगला प्रोजेक्ट किसका तैयार हो रहा है। जिस तरह मीडिया, जिस तरह अदालत, जिस तरह निगरान हुकूमत, ये सारे जो प्रोटोकॉल दे रहे हैं, तो ये कौन सा प्रोजेक्ट दे रहे हैं? तो क्या बताएं ये बताएं बताएं, ले लें नाम, ले लें, क्या नाम है उसका? पाकिस्तान, उसका नाम मियां नवाज शरीफ साहब है। अच्छा, आप सबको पता है। आप अगर मेरे मुंह से सुनना चाह रहे हो तो मैं तो कहता हूँ, क्या अगर नवाज शरीफ साहब वो लंदन से रवाना से पहले वो कहता है लिख के देता हूँ मैं चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनूंगा, क्या ये किस चीज की निशानदी? क्या इससे पहले जो राणा साहब जो वजीर दाखिला थे और अपना ख्वाजा आसिफ साहब ने नहीं कहा कि नवाज शरीफ साहब आएंगे जीरो रिस्क के ऊपर? तो जीरो रिस्क का मतलब क्या है कि मुझे वो सारी अपॉर्चुनिटी दी जाए जो आपने इमरान खान साहब को दिए। और क्या अगर नादरा का स्टाफ अगर जाता है नवाज शरीफ साहब के घर में अंगूठे लगवाता है, और क्या एक डीआईजी बावर्दी होके वो सलूट मारता है, तो ये क्या चीज है? डॉक्टर साहब, ये क्या चीज है? डॉक्टर साहब जवाब देना चाह रहे हैं सर। सवाल आपके 10 सवालों में, हाँ, आपके 10 सवालों में एक सवाल और भी ऐड कर दें कि नवाज शरीफ साहब जो 4 साल बाद पाकिस्तान आए, पूरे पाकिस्तान ये क्या कहता है, सारी सियासी पार्टी ये कहता है इलेक्शन इलेक्शन। नवाज शरीफ साहब ने तो अपने मीनारे पाकिस्तान की तारीखी जलसे में नहीं कहा कि इलेक्शन कराओ। ठीक, तो ये क्या चीज है? समझ में नहीं आ रहे। आप 10-11वां सवाल लिख लीजिए। मैं लिख लिया जी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, एक प्रोजेक्ट में बनता है, उसमें से माइनस की तरफ, माइनस के प्रोजेक्ट की तरफ हम चलते हैं, और अब आपके साबका इत्तेहादी जो है वो आपके लीडर को भी एक प्रोजेक्ट का नाम ही दे रहे हैं कि जनाब अब प्रोजेक्ट नवाज शरीफ की बारी है। और आज मैं जो नवाज शरीफ साहब की अपीलों के हवाले से जो फैसले की डिटेल सामने आई है, उसमें तमाम तर ये बात कह दी गई है कि जनाब ये फैसला सिर्फ इसलिए किया गया है कि नैब ने किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं की। उन्होंने कहा ना हमें गिरफ्तारी चाहिए, ना हमें कोई एतराज़ है। तो लाडलापन ही नजर आया है नायब की जानिब से इस सारे मामले पे भी। क्या कहेंगे इस पे आप डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, बहुत सारी बातें जमा हो गई हैं। सबसे पहली बात तो ये, शोएब शाहीन साहब ने जो गुफ्तगू की है, छोटी सी एक बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि उन्होंने बाकी पार्टियों की जो क़यादत है उसके बारे में तो उन्होंने कोई तारीख़ को तोड़ मरोड़ के पेश किया है, लेकिन आपने जो इमरान खान साहब की टोटल जो पॉलिटिकल उनकी हिस्ट्री है, जो पॉलिटिकल उनकी स्ट्रगल है, और फिर उनका 2010 का जलसा, और उसके बाद उनकी जो प्रमोशन और जो बैसाखियाँ उनको मुहैया की गई, वो बात वो यकसर गोल कर गए। उन्होंने कहा कि नहीं, इमरान खान तो बिल्कुल ही ना किसी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी और ना कोई उन्होंने कहा बगैर मांगे मदद होगी, मामला ही नहीं था। उन्होंने कहा बगैर मांगे मदद होगी। जी चलें, वो ऐसा होता है ना बाज़ औक़ात, वो किसी लीडर के अकाउंट में अरबों रुपये आ जाता है, वो कहता है मुझे तो नहीं पता किसने डलवाया है, कोई ऐसी सूरत हाल मुझे लग रही है कि बगैर मांगे ही मदद हो गई है। बहरहाल चलें, इतना मान गए हैं कि हो गई है, ये भी बड़ी बात है। दूसरी बात, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं मधुखेल साहब मेरे भाई हैं,
मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ जो आपने उन्हें इस बात पे तस्दीक की कि कॉलेज में जाना, बच्चों के सवालों का जवाब देना, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, जाना चाहिए। ये कह देना कि क्यों गए, ये बात मुनासिब नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ज़रूर जाना चाहिए। बच्चों और नौजवानों के जहन में जो सवालात हैं, वो कोई भी फोरम हो, वो सोशल मीडिया का फोरम हो, वो 1-on-1 इंटरेक्शन हो, ज़रूर उनके जहनों के सवालात जो उभर रहे हैं उनका जवाब देना चाहिए। तीसरी बात जो मंदोखेल साहब ने की, तो डॉक्टर साहब आपके लीडर जाते गुजारिश ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा नहीं, इंशाल्लाह जाते रहे, मैं खुद जाता रहा हूँ, लीडर भी जाते रहे हैं। लीडर कौन गया? दफ़ा गए मुझे बताइए। नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब आज तक किस कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए? प्रीसाइजली शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल गए हैं। मैं आपको प्रिसाइजली आप वो ज़रा तारीख और महीना तो नहीं बता सकता, लेकिन लैपटॉप मैंने आपकी बात के बहरहाल सपोर्ट किया है कि लैपटॉप बांटने के लिए सर, सिर्फ लैपटॉप बांटने के लिए। अच्छा, वो ज़ाहिर है वो भी स्टूडेंट्स होते हैं ना। लैपटॉप भी आपको पता है कि वो भी प्रोग्राम बड़ा एक मेरिट बेस्ड प्रोग्राम है, और हमने कई दफ़ा कोशिश की है, अगर हमसे किसी ने सिफारिश की है, लेकिन सिफारिश वहाँ पे चलती नहीं है। टोटल मेरिट बेस्ड प्रोग्राम था वो, और चलता रहा है। शहबाज साहब के जो पिछला एज प्राइम मिनिस्टर दौर था, इसमें भी, और उसमें लाखों मेरा डॉक्टर साहब, मैं अगर कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आप मुझे इजाजत दें, मेरा बेसिकली सिर्फ कहना ये था कि जो मैंने उन बच्चे और बच्चियों के जो सवालात सुने हैं ना, उसके अंदर पीटीआई भी ये कहती है कि जनाब ये वो शऊर है, देखा इन लोगों के मुंह आप बंद नहीं कर सकेंगे, ये पूछेंगे आपसे सवाल और आपके पास जवाब नहीं होगा। उनमें से एक भी स्टूडेंट ने नून लीग की तरफ या नून लीग के बयानिए की तरफ या पीपल्स पार्टी के बयानिए की तरफ किसी किस्म का कोई झुकाव नहीं दिखाया है। वो सवाल किए जो पीटीआई करती है, वो सवाल किए जो इमरान खान साहब। गुजारिश ये है कि इसका क्रेडिट अगर इमरान खान साहब या पीटीआई लेना चाहे तो मैं ये कहूँगा कि इस खुशफहमी पे कौन ना मर जाए या मेरे खुदा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि मेरा जो और आपका, मंदोखेल साहब बैठे हैं, शोएब साहब बैठे हैं, जो हमारा दौर था जब हम कॉलेज में थे, उस वक्त तक तो ये सेल फ़ोन भी नहीं थे, मैं अपने स्कूल की या कॉलेज की बात कर रहा हूँ जी। तो क्या आपका क्या ख्याल है कि वो शऊर जो उस वक्त के स्टूडेंट्स के पास था और जो आज का स्टूडेंट है 10वीं 11वीं 12वीं जमात का, उसमें कोई फ़र्क है कि नहीं है? बहुत दुनिया कहाँ पहुँच गई है। अगर कोई एक फ़र्द या एक जमात ये क्रेडिट लेने की कोशिश करे कि हमने बच्चों को शऊर दे दिया है, तो मैं कहूँगा कि खौफ खुदा करें। शऊर बच्चों में है और होना चाहिए, उनमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इमरान खान साहब ने कॉन्फिडेंस की हद तक तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा पाकिस्तान के नौजवानों को जो एक बदतमीज़ी का कल्चर दिया है, बदतहजीबी का कल्चर दिया है, वो कंडेमेबल है। वो पाकिस्तान के कल्चर में, किसी भी महज़ब मुआशरे के कल्चर में उसकी इजाज़त नहीं है। उसे हम कंडेम करते हैं, शऊर को हम सपोर्ट करते हैं, कॉन्फिडेंस को हम सपोर्ट करते हैं, और वो आया है और वो आना चाहिए। इससे मज़ीद आएगा, बच्चे अपने मुस्तकबिल में इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे, पाकिस्तान का एसेट साबित होंगे। एक जुमला कह दूँ कि ये जो हमारी आबादी है ना, जिसका मोर देन 50% नौजवानों पर मुश्तमिल है, अगर ये उसी तरह जैसे मैंने कहा कॉन्फिडेंट होंगे, लायक होंगे, तो ये पाकिस्तान का असासा बनेंगे, और अगर नहीं होंगे तो ये पाकिस्तान की लाइबिलिटी बनेंगे। एक बात। दूसरी बात, जो प्रोजेक्ट की बात हो रही थी, देखिए बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब, मैं भी कह रहा हूँ कि वो इंशाल्लाह चौथी दफ़ा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने के लिए और अपनी जमात को इलेक्शन लड़ाने के लिए आए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने PMLN के इलेक्शन कैंपेन को लीड करना है, और हम अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इलेक्शन जीतने के लिए लड़ रहे हैं। मैं परसों जरदारी साहब का बयान देख रहा था कि अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनेगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर सियासी जमात जो इलेक्शन में उतर रही है वो कह रही है कि हम जीतेंगे। हम भी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, और पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। हमारे क्रेडिट में मियां नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर साहब यहाँ पे एक फर्क है ना, 3 अदवार हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने सर्व किया है कि मेरे साथ जो 2 दीगर पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, इनकी सियासी जमातें आपके बारे में ये कहती हैं कि पूरा का पूरा पलड़ा आपकी तरफ झुक चुका है और ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, सारी आसानियां, सारी की सारी नवाजिशें इस वक्त सिर्फ आपके लिए हैं। ये फर्क है। देखें, बात यह है कि हमारी सियासत में ये जो लफ्ज़ है ना, डील, ये एक फैशन बन चुका है। कोई कहेगा इसको डील दे दी, कोई कहेगा डील नहीं, ये डील है, कोई डील नहीं, आगे है। यार ये सारी बातें, किसके साथ डील? आपको नहीं कौन है जिसके साथ को बैठ के कोई डील कर रहा है आपके साथ? कोई स्टाम्प पेपर लिखे जा रहे हैं। ओ भाई, बात यह है जिसे आप एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, मैंने तो कहा ही जिसे आप जनाब मुक्तदर हल्के कहते हैं, वो पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है, इस मुल्क की सालमियत के लिए, पाकिस्तान में इस्तेहकाम के लिए वो काम कर रहे हैं।
और वो मुल्क की बेहतरी के लिए ही काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, कुछ लोग, अगर मिसाल के तौर पे मेरी जमात में अगर मैं कोई आउट ऑफ द ब्लू कोई गलत काम करता हूं तो वो PMLN नहीं होगी, वो डॉक्टर तारिक फजल होगा। ठीक है। अगर किसी ने माशाल्लाह मुल्क में लगाए हैं, वो उन अफराद ने ज्यादती की है, हम उसे कंडेम करते हैं, लेकिन इदारों के खिलाफ पड़ जाना, नहीं तो डॉक्टर साहब, इदारों को जनाब नहीं, डॉक्टर साहब, तस्दीक का निशाना ये बनाना डॉक्टर साहब इस मुनासिब नहीं है। के साथ, इस तावील के साथ तो फिर PTI के साथ भी जो कुछ हुआ मुल्क की बेहतरी के लिए हो रहा था, सही हो रहा था, फिर उसमें क्या गिला शिकवा किया? देखिए PTI ये जो अभी जो जिस शोएब शाहीन साहब जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, या आप 2018 की बात कर रहे हैं? मैं 2018 की बात कर रहा हूँ। देखिए जिन अदवार में बगैर किसी, आप ये कहें कि कसूर के किसी को सज़ा दी गई है, वो चाहे नवाज शरीफ को दी गई है, काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में किसी को अगर कोड़े मारे गए हैं, काबिल मज़म्मत हैं। और अगर आज भी इमरान खान को बगैर किसी कसूर के सज़ा दी जाती है तो मैं कहूँगा वो भी काबिल मज़म्मत है। वाह। लेकिन जो आपने किया है उसे तो आपने फेस करना है। हाँ। अब 9 मई में जो कुछ हुआ पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। मधुखेल साहब बैठे हैं, मुझे बताएं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी लगा दी गई। हाँ। इन्होंने GHQ पे हमला किया। ठीक है। नवाज शरीफ साहब को बुलाया आपने पनामा पे, निकाला आपने अकामा पे, क्या हमने GHQ पे हमला किया? ठीक है। बहुत सारे और वाकयात हैं। चले, तो जिन्होंने वो वाकयात किए हैं, दे विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, दैट्स इट। ओके, मैं ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद शोएब शाहीन साहब के पास भी जाएंगे कि जनाब गिले शिकवे हैं, फूड पॉइजनिंग का भी कहा जाता है, लोग भी छोड़ के जा रहे हैं। आज बहुत बड़ी विकेट एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिर गई है। अब साबिक वजीर, वफाकी वजीर जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं। इस पर मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं माइनस इमरान खान प्रोजेक्ट के हवाले से, और आज इसकी झलक हमने इस तरह भी देखी कि साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर साहब ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर लिया, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और बहुत सी विकटें गिरेंगी और इधर ही लैंड करेंगी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर। साथ ही साथ मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इमरान खान साहब के हवाले से उनकी वकला की टीम की जानिब से कहा गया कि उनको वाकई स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है। सबसे पहले शोएब साहब जरा इसके बारे में बताइएगा, ये वाकई एक फैक्चुअल बात है? आप लोगों के पास कोई सबूत है जो इतना बड़ा इल्जाम दोबारा लगाया जा रहा है? देखें, माजी करीब में अगर आप देखें तो उन्होंने कहा था कि जी उनके ऊपर अटैक होने हैं, उनके ऊपर अटैक होना है, और वो अटैक हुआ, आपने देखा। फिर आपने ये भी देखा कि जिनको गवर्नमेंट ने कहा जी ये कातिल था, कातिलाना हमला करने वाला था, इर्रेस्पेक्टिव के और लोग भी कातिलाना हमले करने में शामिल थे जिनका पता नहीं चला, उसके लिए GIT भी बनी गई। लेकिन आधे घंटे के अंदर अंदर उनकी वीडियो आ जाती है, पूरे मीडिया पे चलती है, उस पर इतराज आता है, फिर आधे घंटे बाद दूसरी वीडियो आ जाती है, फिर तकरीबन 1 घंटे बाद तीसरी वीडियो आ जाती है। अगर आप ये तर्ज अमल अगर आप देखें तो ये हम करीने क़यास ये है कि आज जो पोजीशन है कि आज आप कोई और तरीक़ाकार नहीं कर सकते, इनके पास कोई और जरिया नहीं है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम करने का। इनके पास एक ही ऑप्शन है कि किसी ना किसी तरीके से उनकी ज़िंदगी ली जाए, अल्लाह माफ़ करे। तो मैं नहीं समझता कि ज़ाहिर है एक शख्स को जिसको कंसर्न है, जिसको पहले से पता है, जिसको इन्फॉर्मेशन है, अब ज़ाहिर कोई टेररिस्ट तो जेल में भेज नहीं सकते, और अगर टेररिस्ट नहीं जा सकता तो जो कोई तरीक़ाकार इनके पास हो सकता है तो नेचुरली उसके बारे में हमें मोहतात भी होना होगा। हमें उन इदारों को, उन जगहों को, उन कोर्ट्स को इस पे अटेंटिव भी होना पड़ेगा, उनको बताना भी पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और नहीं, बट शोएब साहब आपकी बात से ये लग रहा है, आपकी शोएब साहब ये बात से लग रहा है कि दिस इज अ फेयर रादर देन अ फैक्ट, कि आपको लग रहा है कि शायद ये हो जाएगा, ऐसा कोई सबूत नहीं है इस बात का। देखें, सबूत तो फिर बात ये होती है ना कि आज तक मुझे बताएं लियाकत अली खान का मर्डर हुआ, सबूत तो आपके पास स्टेट नहीं पैदा कर सकी। आपके बाद क्या सबसे बड़ा मकबूल लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जुडिशल मर्डर कराया गया, सबूत कोई नहीं था अंटिल एंड अनलेस नसीम हसन शाह ने खुद आकर कोई कई सालों बाद कन्फेशनल स्टेटमेंट दी। बेनज़ीर भुट्टो का मर्डर हुआ, सबके सामने हुआ, आज तक कोई उसका वे आउट, आपने स्कॉटलैंड से पता नहीं कहाँ से पुलिस पे मंगवाई, आज तक उसके ट्रू मर्डर करने वालों का और उसकी प्लानिंग करने वालों का नहीं आपको पता चल सका। तो खुदा ना खास्ता ये अल्लाह ने जिंदगी रख ली इमरान खान साहब की, आज भी वो जो नवीद का कातलाना हमले और उसके पीछे कौन था, उसका आज तक आपके सामने कोई चीज सामने नहीं आ सकी। मैं समझता हूं कि कुछ चीजें
जो प्रोसिक्यूशन का काम होता है, जब आपको एक एलिमिनेट करने का खुदा ना खास्ता आपको प्लानिंग बनती है तो बड़ी हाई लेवल पे बनती है। इट इज़ नॉट सो सिंपल। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस पे मोहतात होना चाहिए, हमें इसके बारे में संजीदगी के साथ देखना चाहिए। हमारी तारीख भरी पड़ी है इन चीज़ों से, इसलिए इससे पहले कि खुदा न खास्ता कोई वाक़या हो जाए और हम उसके बाद कहें जी अब हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। आपके सामने आपने देखा अरशद शरीफ ने जब अपनी मौत के बारे में आगाह किया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कई खतूत लिखे। उस वक्त के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने ये कहा कि ये झूठ बोल रहा है, ये सब गलत है। वो 16 से ज़ायद FIR कटी, वो मुल्क छोड़ के बाहर चला गया। जब बाहर गया दुबई से उसको निकलवाया गया, किसने निकलवाया आज तक नहीं पता। कीनिया में क्या, कीनिया में तो उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, ज़ाहिर है उसके ताने बाने तो पाकिस्तान के साथ मिलते हैं, और आज तक उसके कत्ल की सिचुएशन हम नहीं बता सकते कि कौन था। फिर आपने हामिद मीर के ऊपर कातलाना हमला देखा, उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बना। जुडिशल कमीशन की जो फाइंडिंग्स हैं आज तक मंजर यहाँ पे नहीं आ सकी। अल्लाह ने उसको जिंदगी रखनी थी, रख ली। लेकिन हम ये समझते हैं कि इन चीजों की हमारे पाकिस्तान में ढेरों मिसालें हैं। तो हम नहीं चाहते कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो या ऐसी कोई सिचुएशन हो जिसको हम वक्त से पहले अगर ना देखें। देखें बेनजीर भुट्टो का मर्डर के सामने मुझे बता दें, उसके बाद से लेकर आज तक जो कुछ भी वाकयात हुए हैं, इन सारी चीजों के पीछे कोई ना कोई तो फैक्टर्स रहा है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि इन पे बारे में रियासत को बड़ी संजीदगी मैं कादर साहब से सर इस पे राय लेना। कादर साहब, ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जिक्र किया शोएब साहब ने, और साथ ही साथ अपने लीडर के हवाले से जो उन्हें खदशात हैं उसका भी तस्करा कर रहे हैं। आप इस मामले को बिल्कुल इक्वेट करेंगे? क्या वाकई ही इतना जेन्युइन कंसर्न होना चाहिए कि इमरान खान साहब को जो है स्लो पॉइजनिंग ना की जाए, या आप भी यही समझते हैं कि वाकई ये जेन्युइन बात हो रही है? मंसूर अली खान साहब, आपके पास बड़े ज़बरदस्त पैनलिस्ट है, एक डॉक्टर है, एक वकील है, और जो हवाले ये बेनजीर भुट्टो का या भुट्टो शहीद का या दूसरे दे रहे हैं वो यहाँ मिसाल फिट नहीं होती है। उनको मारने के बाद, कत्ल करने के बाद इंक्वायरी है, जिसको कहते हैं हम पोस्ट इंक्वायरी, ये प्री इंक्वायरी। ये मुफ्त में मैं इनको मशवरा दे रहा हूँ, कल सुबह जाके इमरान खान साहब की जो अदालत है जिसमें केस चल रहा है वहाँ एक दरख्वास्त दे कि इमरान खान साहब का मेडिकल करा जाए। 2 मिनट में पता चल जाएगा स्लो पॉइजन का जैसा 1% 2% वो आ जाएगा। आज ही इमरान खान साहब को बचा ले, ना तो अफवाह ना फैलाए, ना मीडिया की खबर ना बना ले, एक सादा 2 लकीर की दरखास्त अदालत में दे, मेडिकल कराए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये कौन सी बात है? एज ए वकील आप इस तरह बात कर रहे हो, सनसनी फैला रहे हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई अपने लीडर को बचा लो, कल सुबह पहली फुर्सत में जाके 8 बजे अदालत में खड़े हो, जो दरखास्त दो, मेडिकल कराओ। शोएब साहब, मैं जरा जवाब ले लूं सर, एक मिनट इस पॉइंट का जवाब। जी शोएब साहब, दिस इज वेरी वैलिड पॉइंट। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कर दी है, हमें मशवरा दे दिया है, हम इनके मशवरे को कंसीडर करेंगे। चलें ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। ये डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपके इलाके के आपके हमसाये बनते हैं, ये गुलाम सरवर साहब सर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, ये जेन्युइन गए हैं या नॉन जेन्युइन तरीके से गए? मैं अगर आराम सादा अल्फाज में सवाल कर लूँ तो। देखिए, इसका जवाब तो गुलाम सरवर साहब ही दे सकते हैं कि वो किस तरीके से गए हैं, जेन्युइन गए हैं या नॉन जेन्युइन गए हैं। लेकिन 8 बजे भी मैं और शोएब शाहीन साहब एक प्रोग्राम में थे। नॉन जेन्युइन तरीका जो आपने कहा तो उसका मतलब है, मैं उसको ज़रा आसान कर देता हूँ कि वो किसी के प्रेशर में गए हैं। अच्छा। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सर इल्ज़ाम लगा रही है कि जनाब हमारे जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते फिर रहे हैं वो प्रेशर में गए हैं या उनके ऊपर कोई दबाव था। ठीक है। तो शोएब साहब से अभी पिछले प्रोग्राम में भी मैंने पूछा था, आपके प्रोग्राम में दोबारा पूछ लेता हूँ कि आप एक दिन में 4 प्रोग्राम जो है वो टेलीविज़न पे कर रहे हैं। हाँ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बड़े वोकल तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई दबाव है? तो इन्होंने मुझे कहा मेरे पे कोई दबाव नहीं है। आपके प्रोग्राम में भी यही कहेंगे मेरे पे कोई दबाव नहीं है। तो जो शख्स घर बैठा हुआ है, जो शख्स छुपा हुआ है, जो शख्स मीडिया पे नहीं है, उस पर दबाव है, और जो पार्टी की लड़ाई लड़ रहा है उस पर कोई दबाव नहीं है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है डॉक्टर साहब। और मेरा यहाँ पे ये सवाल भी ले लीजिए, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा दबाव हो कि जिसमें ये कह भी ना सके कि मेरे ऊपर दबाव है? जी, मैंने आपको अभी एक बड़ा सादा सा कंपैरिजन पेश किया है कि शोएब साहब
बड़ी जांफिशानी के साथ अपनी पार्टी का मौक़िफ़ हर टीवी चैनल पे दे रहे हैं। ठीक है, इन पे कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं। जो मंजर आम पे नहीं है, पर्दा स्क्रीन से गायब हैं, उनके ऊपर किस तरह दबाव हो सकता है। बात यह है कि जिस तरह एक लाइन लगी हुई थी, आपने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में कहा कि लोग बेताब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जो दुपट्टा पहनते होते हैं, जी जी, वो बनी गाला जाके, अब वही लोग बेताब हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कश्ती से छलांगे मार रहे हैं लाइन बना के। पार्टियों में मुश्किल वक्त आते रहते हैं। ठीक, क्या हमने जनरल मुशर्रफ वाला वक्त कोई आसान वक्त था? हाँ। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 4 साल दौर है इमरान खान साहब के बतौर वज़ीर आज़म, हमारा कौन सा लीडर ऐसा था जो जेल में नहीं था? किस पे प्रेशर नहीं था? किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी। ठीक, एक मंदोखियल साहब से पूछें, इनके लोगों को कोड़े मारे गए, पाबंद सलासल किया गया, नई लोगों ने पार्टी छोड़ी। अब अगर तहरीक इंसाफ के लोग पार्टी छोड़ रहे हैं और धड़ाधड़ छोड़ रहे हैं और बड़ा धूमधाम से छोड़ रहे हैं, तो आप इसका इल्ज़ाम धर दें किसी और पे, जनाब के ये प्रेशर आ गया और फलां हो गया, तो मेरा ख्याल ये है कि अपने लोगों को भी कहें कि ज़रा मजबूती से खड़े हों। वक्त जो है वो सख्तियाँ आती रहती हैं पार्टी के ऊपर। शुएब साहब, और बाकी देखें डॉक्टर साहब की बात का शुएब साहब पहले एक सरवर साहब जो है शुएब साहब पहले तो ये बता देना, जरा कंफर्म कर दें, कोई प्रेशर तो नहीं है ना सर आपके ऊपर, कोई दबाव तो नहीं है जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं? नहीं, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन बात ये है कि जो आपने तर्ज अमल अडॉप्ट इन्होंने कर रखा है, मैं इनकी बात इनके ज़माने से शुरू हुआ और आज तक जो जारी और सारी है, मुझे पहले तो ये बताएं, जो ये फरमा रहे हैं कि हम बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ खड़े रहे, मुस्तकिल मिजाजी के साथ, PMLQ किसके वतन से पैदा हुई थी? PMLQ PMLN के वतन से पैदा हुई थी। ठीक, सिर्फ एक नहीं, इनके 150 के करीब वो MNAs, मिनिस्टर्स और वो लोग थे इलेक्टेबल्स जो नवाज शरीफ के दोबारा वापस आने के बाद वापस इनकी पार्टी में आए थे। आप जरा नाम ले लें, आपके पास सामने सारे लोग आ जाएंगे। और उस वक्त इनकी सीटें 15 के करीब रह गई थी जिस वक्त वो 2000। अच्छा, वैसे शुएब साहब एक सवाल, शुएब साहब एक मिनट, ये बड़ा अच्छा आपने एग्जांपल मुझे दिया है। मंसूर साहब एक मिनट, मंसूर साहब एक जुमला में कह दूं, मैं चाह रहा था कि शुएब साहब को ऐसी मिसालें दें कि बाकी पार्टियों से भी लोग जो है वो दूसरी पार्टियों में गए हैं, तो आज तहरीक इंसाफ से चाह रहे हैं, तो फिर इसमें नया मंजरनामा क्या है? नहीं, सेम ओल्ड स्टोरी, सेम ओल्ड कहानी। वो शुएब साहब कह रहे हैं मैं बात पूरी कर लूं। जी शुएब साहब करें, आप बात पूरी करें। सर मैं वजाहत ये पेश कर रहा हूँ, आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि अदालतें 20-20, 25-25 दफा जमानतें दें और उसके बावजूद उनको ना छोड़ा जाए। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि जो औरतों के लिए काबिल जमानत जराइम होते हैं जो भी हैं, क्योंकि उनके लिए स्पेशल लॉ है, उनको जितनी दफा भी जमानतें मिली उनको ना छोड़ा जाए। पाकिस्तान की तारीख में कभी अदालतों ने नहीं कहा कि भाई हम तो आपको रिहाई दे देंगे, लेकिन असल रिहाई तब मिलेगी जब आप जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे और ये ड्राई क्लीनिंग होती रही होंगी। लेकिन इस तरह की वारदातें जो आज हो रही हैं, कितने सदाकत अब्बासी उठा करके आपने मीडिया हाउस पहुंचाए, कितने उस्मान डार उठा के मीडिया हाउस पहुंचाए, कितने आपने शेख रशीद मीडिया हाउसेस पहुंचाए। ये जो तर्ज अमल आज अडॉप्ट किया जा रहा है, मुझे बता दें, हमने तहरीक चलाई अगेंस्ट परवेज मुशर्रफ, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं आज तक ऐसा नहीं हुआ। हमारे लोग शहीद भी हुए थे, हमारे लोग गिरफ्तार भी हुए। लेकिन शुएब साहब यहाँ पे, शुएब साहब एक सवाल, एक इजाजत दीजिए, मैं पहले सवाल करने लगा था। आपने कहा कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो मुस्लिम लीग नून के वतन से निकली थी, ये अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, और जाहिर बात है, चलें इस बात को मैं और आप मानते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने किया था वो सब कुछ, ये मानते हैं ना मैं और आप, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त है। और उसी मुस्लिम लीग काफ की सरबराही जो है वो चौधरी परवेज इलाही कर रहे थे जो आज आपकी पार्टी के सदर हैं। जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो फिर आप ये मानेंगे कि उनका माजी भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ भरपूर रहा है? देखें, कोई बंदा तौबा तायब हो जाए तो उसको माफ कर देना और चाहिए। आप दिल से ये बात, आज दिल से आप ये बात मानेंगे, आप दिल से, शुएब साहब दिल से ये बात एक्सेप्ट करेंगे कि वाकई उन्होंने तौबा तायब कर ली है? आप ये वाकई कहेंगे? इसलिए एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ कि आज अगर वो इतनी मर्तबा उसके खिलाफ मुकदमात हैं, तो आप मुझे बताएं, मुराद राज तो पहले दिन आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जी सबसे पहला कोर कमांडर हाउस पे अटैक करने वालों में शामिल था। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो दूध का दूल्हा हो गया। अंदलीब अब्बास जो खदीजा शाह की गाड़ी में बैठ के जा रही थी, मुझे बता दें वो खदीजा शाह तो जेल में पड़ी है, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूध के दूल्हे हो गए। आप कोई नाम ले लें किसी भी शख्स का जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगले दिन वो ठीक हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई शख्स इतनी इस्तकामत के साथ खड़ा है, इसके बावजूद उसके पास चौधरी शुजात गया है,
तो मेरा ख्याल है हमें क्रेडिट देना चाहिए उसको। तो क्रेडिट बात ये है क्रेडिट कि क्या अगर कोई क्या शोएब साहब, क्या क्रेडिट एक्चुअली इस बात का है कि उन्होंने अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, या क्रेडिट इस बात का है कि शायद उनको अभी तक एक अच्छी डील नहीं मिली? नहीं, देखें, चौधरी शुजात से बड़ी डील तो कोई मेरा ख्याल है उनको नहीं ऑफर कर सकता। चौधरी शुजात हुसैन इस वक्त तमाम तर अगर सियासी जमातों के अगर लीडरान को अगर उठाया जाए तो मेरा ख्याल है कि सबसे करीब तरीन वो हमेशा तस्वुर किए जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के। अगर डील कोई दिला सकते हैं, उनके करीबी तरीन रिश्तेदारी है, शेख रशीद से भी दे ज्यादा सकते हैं या दिला सकते हैं या ऑफर कर सकते हैं, ही इज द मैन। लेकिन अगर उसने एक्सेप्ट नहीं की, अगर वो एक मेरिट पे या प्रिंसिपल स्टैंड पे खड़ा है, तो मेरा ख्याल है कि हमें फिर उसको क्रेडिट देना चाहिए और गलतियां माफ करनी चाहिए उनकी। तो मैं ये कहता हूं कि अगर ये तर्ज अमल जो आज जबर और जुल्म की फिजा कायम कर रखी है, मैं आपको एक मिसाल दे रहा था कि मुशर्रफ के जमाने में जो कुछ भी हुआ, लेकिन किसी के घर और चादर चार दीवारी की पामाली नहीं हुई। आज जो कुछ हो रहा है, जो बच्चों के साथ, औरतों के साथ, खवातीन के साथ, लोगों के साथ जो जुल्म रवा रखा जा रहा है, ये मार्शल के जमाने में नहीं था। तो मैं ये कहता हूं कि हम इन चीजों के, मेरा ख्याल है रियासत के लिए ये नुकसानदेह चीजें हैं। हमारा ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो इस कदर आगे चला गया है कि उसके लिए जो ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग्स हैं वो इसके बारे में सब कुछ लिख भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। इस तर्ज अमल से, रूल ऑफ लॉ के बगैर आपके पास ना तो सियासी इस्तेकाम आएगा, ना कोई ऐसा प्रॉपर, मुझे इजाजत दीजिएगा सर, पॉइंट आ गया। मैं जरा कादिर साहब के पास, ना ही आपके पास कोई सरमायाकारी लेकर आएगा। इसका नुकसान होगा, रियासत मुतहम्मिल नहीं हो सकती। कादिर साहब, क्या कभी किसी सियासी जमात के साथ ये सब कुछ नहीं हुआ जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है? देखिए, शुएब शाहीन साहब ने तो भुट्टो साहब के वक्त से तारीख दोहराया है, मगर उसने ज़ियाउल-हक का दौर नहीं बताया, जहाँ 80,000 कोड़े जियालों को लगे, जहाँ 2 बाई 4 फुट के डब्बे में हमारे रहनुमाओं को बंद किया है, पता नहीं क्या क्या जुल्म किया, वो सारी दुनिया ने देख लिया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि यकीनन हर दौर में जुल्म होता है, मगर उस दौर में न मीडिया थी, न ये सोशल मीडिया थी। अब तो कम से कम की आवाज़ तो उठ रही है। बाकी जो आपने बात की है गुलाम सरवर साहब का, गुलाम सरवर साहब ने जो एक बयान असम्बली में दिया है, उसने पूरा पाकिस्तान की जो एयरपोर्ट्स है या जो पायलट्स है उनकी पूरा फ्यूचर तबाह कर दिया है, वो आपके सामने है। मैंने उस दिनों में भी एयरपोर्ट थाना कराची में दरखास्त दी है FIR दर्ज करने का कि इस शख्स ने पूरा पाकिस्तान की हवाबाजी को नुकसान पहुंचाया है, मगर तहरीक इंसाफ ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो लोग जिस रूट पे आए थे, शेख रशीद जैसे, आज उनका भतीजा जो उनका टिकट पे था, शेख रशीद 2-2.5 हज़ार वोट वाला, अपनी पार्टी के टिकट पे लड़ा, तहरीक इंसाफ ने उसको सपोर्ट किया और सबसे टॉप की वजारत दाखिला दी है। आज उसका भतीजा भी उसने अपने साथ में। तो मैं ये समझ रहा हूँ ऐसे लोगों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। ये जिस रूट से आते हैं उसी रूट से वो वापस चले जाते हैं। ये तहरीक इंसाफ के नते। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, कादिर खान मंदुखेल साहब और शुएब शाहीन साहब। नाज़रीन, टाइम की कमी की वजह से वी हैव टू रैप इट अप ओवर हियर। प्रोग्राम सब तक इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।